नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप। स्वागत है आपका टारगेट एजुकेशन सेंटर में। तो हम कक्षा छठी का तीसरा अध्याय पढ़ेंगे बच्चों, और अध्याय का नाम है उचित आहार स्वस्थ शरीर का आधार। कौन कौन रुक हित भूख मीत भूख ऋतु भूख। सुभाषित। कौन निरोगी है, कौन निरोगी है, कौन निरोगी है। वह व्यक्ति जो समय और स्थान के अनुकूल पौष्टिक और उचित मात्रा में आहार लेता है, निरोगी है। आज का विचार अनेन जातानि जीवंती, तैत्तिरीय उपनिषद। मेदू और मिष्टी प्रतिदिन विद्यालय के नोटिस बोर्ड पर लिखे आज का विचार पढ़ते हैं। आज का विचार अनेन जातानि जीवंती पढ़कर उन्हें उत्सुकता होती है। मिष्टी मेदू को बताती है कि यदि संस्कृत की एक सूक्ति है जिसका अर्थ है आहार जीवित प्राणियों को जीवन देता है, आइए हम इस सूक्ति का महत्व समझने का प्रयास करते हैं। हम क्या खाते हैं। क्रियाकलाप 3.1 आइए अंकित करें। हम सभी प्रतिदिन आहार लेते हैं। आहार हमारे दैनिक जीवन का एक अनिवार्य घटक है। आपके द्वारा एक सप्ताह में प्रतिदिन खाए गए खाद्य पदार्थों के नाम को तालिका 3.1 में सूचीबद्ध किया गया। कीजिए। तालिका 3.1 सप्ताह में खाए गए खाद्य पदार्थ। तो बच्चों ये तालिका आपको पूरी करनी है कि सोमवार को आपने क्या खाया, मंगलवार को आपने क्या खाया, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, और ये तालिका आपको स्वयं पूरी करनी है। तालिका 3.1 में अंकित जानकारी के आधार पर अपने आहार के संबंध में आपको क्या विशेष बात ध्यान में आती है। क्या आप प्रत्येक आहार में एक ही प्रकार का खाना खाते हैं या अलग अलग समय पर आपकी पसंद अलग अलग होती है। अपनी सूची की तुलना में अपने मित्रों के द्वारा बनाई गई सूची से कीजिए। तालिका में आप और आपके मित्रों द्वारा अंकित किए गए आहार में समानता एवं अंतर ढूंढें। तालिका का अवलोकन करने पर आप क्या पाते हैं उसे अपनी नोटबुक में अंकित करें। आपका ध्यान इस बात की ओर गया होगा कि आपके और आपके मित्रों द्वारा खाए गए आहार में विविधता है। क्या आपको लगता है कि हमारे देश के सभी राज्यों के आहार में ऐसी विविधता पाई जाती है। विभिन्न क्षेत्रों के आहार। क्रियाकलाप 3.2 आइए और खोज करें। भारत के विभिन्न राज्यों में पारंपरिक रूप से खाए जाने वाले आहार और उगाई जाने वाली फसलों के प्रकारों का पता लगाइए। इस संबंध में जानकारी एकत्रित करने के लिए आप अपने विद्यालय के पुस्तकालय की पुस्तकें पढ़ सकते हैं, इंटरनेट पर ढूंढ सकते हैं और साथ ही अपने मित्रों, परिवारजनों और पड़ोसियों से बातचीत कर सकते हैं। अन्य राज्यों के बारे में जानकारी एकत्रित करें और उसे तालिका 3.2 में भरें। कुछ उदाहरण अग्रलिखित हैं। तालिका 3.2 भारत के विभिन्न राज्यों के कुछ परंपरागत खाद्य पदार्थ। राज्य स्थानीय स्तर पर उगाई जाने वाली फसलें, खाए जाने वाले कुछ पारंपरिक खाद्य पदार्थ, और ये है पेय। तो राज्य है पंजाब और स्थानीय स्तर पर पंजाब में उगाई जाने वाली फसलें हैं मक्का, गेहूँ, चना, दालें, और खाई जाने वाली है मक्के की रोटी, सरसों का साग, छोले भटूरे, पराठा, हलवा और खीर। और पेय है मतलब पीने। पंजाब में जो चीज़ पी जाती है वो है लस्सी, छाछ, दूध, चाय। कर्नाटक में उगाई जाने वाली फसल है चावल, रागी, उड़द, नारियल, और खाई जाने वाली फसल है कर्नाटक में इडली, डोसा, सांबर, नारियल चटनी, रागी मुद्दे, पालिया, रसम, चावल। और पेय है पीने योग्य है छाछ, कॉफ़ी और चाय। कर्नाटक में क्या पिया जाता है, छाछ, कॉफ़ी और चाय। मणिपुर में उगाई जाने वाली फसल है चावल, बांस और सोयाबीन, और खाई जाने वाली है
चावल, इरोम्बा यानी कि चटनी, उती, पीली मटर और हरे प्याज की तरी, सिंजू, कांगसोई, बिना दूध की चाय। मणिपुर में बिना दूध की चाय पीते हैं। क्या हमें देश के विभिन्न राज्यों में खाए जाने वाले पारंपरिक आहार में विविधता दिखाई देती है? ऐसा क्यों है? तालिका 3.2 में आपके द्वारा एकत्रित की गई जानकारी का विश्लेषण कीजिए। क्या इसमें ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जो कई राज्यों में खाए जाते हैं? उन खाद्य पदार्थों की एक सूची बनाइए। आप पाएंगे कि कुछ खाद्य पदार्थ अनेक राज्यों में खाए जाते हैं, वहीं कुछ ऐसे भी हैं जो केवल किसी राज्य विशेष में ही खाए जाते हैं। आप पारंपरिक खाद्य पदार्थों और स्थानीय स्तर पर उगाई जाने वाली फसलों के मध्य क्या संबंध पाते हैं? आपने अवलोकन किया होगा कि किसी राज्य का पारंपरिक आहार वहां उगाई जाने वाली स्थानीय फसलों पर आधारित होता है। भारत एक कृषि प्रधान देश है जहां विविध प्रकार की मृदा और जलवायु होती है। इसके विभिन्न क्षेत्रों में मृदा के प्रकार और जलवायु परिस्थितियों के आधार पर भिन्न भिन्न फसलें उगाई जाती है। आहार के विभिन्न क्षेत्रों में आहारीय प्रवृत्तियाँ उस विशेष क्षेत्र में की जाने वाली खाद्य फसलों की खेती, स्वाद, प्राथमिकताओं, संस्कृति और परंपराओं के अनुसार भिन्न हो सकती है। समय के साथ भोजन पकाने की पद्धतियाँ कैसे परिवर्तित हुई है, हम उसके बारे में जानेंगे। आपने सीखा है कि विभिन्न राज्यों में खान पान की आदतें भिन्न भिन्न हैं। हमारे भोजन के विकल्प और भोजन बनाने की पद्धतियाँ एक दूसरे से भिन्न होती है। क्या समय के साथ खान पान की आदतें और भोजन पकाने की पद्धतियाँ परिवर्तित हो गई है? आइए पारंपरिक चर्चा करें। अपने वयोवृद्ध जनों से उनके खान पान की आदतों और भोजन बनाने की पद्धतियों के बारे में जानकारी एकत्रित करने के लिए प्रश्नों की सूची तैयार कीजिए। नमूना हेतु कुछ प्रश्न निम्नलिखित हैं। जैसे आप पूछ सकते हैं, किस प्रकार का खाना आप अभी भी खाते हैं और क्या नया खाने लगे हैं? पिछले कुछ वर्षों में खाना पकाने की पद्धतियाँ किस प्रकार परिवर्तित हो गई है? या फिर खान पान संबंधी ये बदलाव किस कारण हुए हैं? तैयार किए गए प्रश्नों के आधार पर कुछ वयोवृद्ध जनों का साक्षात्कार लें। ये है बच्चों पारंपरिक चूल्हा। पुराने ज़माने में इस पे खाना बनाया जाता था। और ये है आधुनिक गैस चूल्हा। ये है सिल्ला बट्टोला। और ये है इलेक्ट्रिक ग्राइंडर। समय के साथ पाक पद्धतियों में परिवर्तन। आपके द्वारा लिए गए साक्षात्कारों से क्या ज्ञात हुआ? भोजन पकाने की पद्धतियाँ, जिन्हें पाक पद्धतियाँ भी कहते हैं, समय के साथ परिवर्तित हो गई है। पारंपरिक व आधुनिक पाक पद्धतियों में बहुत अंतर है। पहले के समय में भोजन पकाने के लिए अधिकतर पारंपरिक चूल्हों का उपयोग किया जाता था। चित्र 3.1 में देखेंगे बच्चों। चित्र 3.1 क। ये है चित्र 1.3 क, पारंपरिक चूल्हा। अब भोजन पकाने के लिए अधिकांश लोग आधुनिक गैस चूल्हे का उपयोग करते हैं। और ये है आधुनिक गैस चूल्हा, जो कि अभी इस पे खाना बनाया जाता है। आधुनिक गैस चूल्हों का उपयोग करते हैं। और चित्र 3.1 ख, पहले के समय में पत्थर के सिलबट्टे का उपयोग कर हाथों से पीसने का कार्य किया जाता था। चित्र 3.1 ग, इन दिनों हम खाद्य पदार्थों को आसानी से पीसने के लिए इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, विद्युत चलित पिसाई मशीन का उपयोग करते हैं। चित्र 1 घ, भोजन पकाने और
पकाने और पीसने की अन्य विधियों का पता लगाइए। समय के साथ पाक पद्धतियों में ये परिवर्तन क्यों हुए हैं? इन परिवर्तनों के प्रमुख कारण तकनीकी विकास, बेहतर परिवर्तन और बेहतर संचार साधन हो सकते हैं। 3.2 भोजन के घटक क्या है? तो भोजन के घटक क्या है? मेदू और मिष्टी अपने स्कूल द्वारा आयोजित पारंपरिक खाद्य महोत्सव देखने जाते हैं। महोत्सव का विषय है स्वस्थ आहार, स्वस्थ जीवन। स्वस्थ आहार, स्वस्थ जीवन। ईट हेल्दी, लिव हेल्दी। राजस्थानी आहार, गुजराती आहार और असमिया आहार। इस महोत्सव में विभिन्न प्रकार के पारंपरिक व्यंजनों को प्रदर्शित करते हुए भिन्न भिन्न स्टॉल है। पोषण विशेषज्ञ डॉक्टर पोशिता विद्यार्थियों को बताती है कि स्वास्थ्य ही परम धन है। आइए जानते हैं डॉक्टर पोशिता के इस कथन का अभिप्राय क्या है। क्या आप कभी बिना खाना खाए रहे हैं? अब आप खाना नहीं खाते हैं तो आपको कैसा अनुभव होता है? जब हम कुछ समय तक भोजन नहीं करते हैं तो हम थका हुआ और कम ऊर्जावान अनुभव करते हैं। आपके अनुसार एक मैराथन धावक दौड़ के समय और उसके पश्चात ग्लूकोज युक्त पानी क्यों पीता है? ग्लूकोज शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है। ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का एक उदाहरण है। कार्बोहाइड्रेट हमारे आहार में ऊर्जा के प्राथमिक स्रोतों से एक है। विभिन्न प्रकार के अनाज जैसे गेहूँ, चावल, मक्का, साग, भाजी जैसे आलू और शकरकंद तथा अनेक फल जैसे केला, अनानास और आम में कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में होते हैं। ये है बच्चों आलू, ये है गन्ना और ये केला, ये अनानास या आम और ये है मक्का, ये बाजरा, ये चावल, ये गेहूँ और ये है शकरकंद। कुछ कार्बोहाइड्रेट समृद्ध आहार। क्या आप जानते हैं कि सामान्य चीनी में एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है? आपके विचार से सर्दियों में पारंपरिक आहार के रूप में हम लड्डू खाना क्यों पसंद करते हैं? हाँ, मेरी दादी ने मुझे बताया था कि घी और मेवे से भरपूर लड्डू हमारे शरीर को गर्म रखने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। लड्डू की मुख्य सामग्री बेसन, आटा, घी, गुड़ या चीनी, गोंद और अनेक प्रकार के मेवे हैं। घी और विभिन्न प्रकार के तेलों को एक अन्य प्रकार के खाद्य घटक के समूह में रखा जाता है जिसे वसा कहते हैं। वसा के स्रोत पादप आधारित या जंतु आधारित हो सकते हैं। मूंगफली, अखरोट और बादाम जैसे मेवे तथा कद्दू, सूरजमुखी और सरसों के बीज वसा के कुछ अन्य स्रोत हैं। ये है बच्चों मक्खन, ये पिस्ता, सूरजमुखी के बीज, अखरोट, मूंगफली और ये सोयाबीन, ये तिल, काजू, बादाम, दही, ये सूरजमुखी का तेल, ये सरसों का तेल, ये सोयाबीन का तेल और ये नारियल का तेल और ये है दूध और ये घी। कार्बोहाइड्रेट और वसा हमें विभिन्न गतिविधियां करने के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। इस कारण से इन्हें ऊर्जा प्रदायी भोजन का नाम दिया गया है। हमारे शरीर में वसा ऊर्जा का एक संग्रहित स्रोत है। ध्रुवी भालू की त्वचा के नीचे बहुत अधिक वसा एकत्रित होती है। यह वसा ऊर्जा स्रोत के रूप में कार्य करती है। यौनी उनकी महीनों लंबी सर्दियों की नींद की अवधि शीत निष्क्रियता के समय बिना खाए जीवित रहने में सहायता करती है। और भी जाने, यह है ध्रुवी भालू। कौन सा भालू है? ध्रुवी भालू। प्रोटीन भी हमारे आहार का एक महत्वपूर्ण भाग है। दूध उत्पाद और दालें प्रोटीन के अच्छे स्रोत हैं। खिलाड़ियों को अपनी मांसपेशियां
बनाने के लिए अधिक मात्रा में प्रोटीन की आवश्यकता होती है। कई लोग प्रोटीन पौधों के साथ साथ जंतुओं से भी प्राप्त करते हैं। प्रोटीन के कुछ उत्कृष्ट पादप स्रोत दालें, फलियां, मटर और मेवे हैं। चित्र 3-4 क प्रोटीन के कुछ जंतु स्रोत दूध, पनीर, अंडा, मछली और मांस है। चित्र 3-4 ख प्रोटीन समृद्ध खाद्य पदार्थ हमारे शरीर की वृद्धि और मरम्मत में सहायता करते हैं। इसी कारण इन्हें शरीर वर्धक भोजन कहा जाता है। ये है पादप स्रोत, ये है राजमा, सोयाबीन, मटर, चना, मूंग आहार, अरहर दाल। और ये है जंतु स्रोत, ये है मुर्गे का मांस, ये मछली, दूध, पनीर, अंडा। कुछ प्रोटीन समृद्ध खाद्य पदार्थ बढ़ते बच्चों के उचित विकास और वृद्धि के लिए उनके आहार में सही मात्रा में प्रोटीन सम्मिलित किया जाना चाहिए। इनमें से कौन सा खाद्य पदार्थ आपके दैनिक आहार का भाग है? आगे का अध्याय हम कल पूरा करेंगे बच्चों। और ऐसी ही अच्छी और प्यारी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल टारगेट एजुकेशन सेंटर। ओके बाय बच्चों।